जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? कल मैंने एक टास्क दिया था। किसने किया है? हैंड रेज करे। कमेंट सेक्शन में हैंड रेज करे, कमेंट सेक्शन में बताए। जी बताइएगा किस किसने काम किया है। लीजा, जैनब। असद ने मुझको भेजा था वो काम करके। उसने सेपरेट एक बनाया पेज और उसने मुझे भेजा था। जैनब ने किया है। यस, असद आपने किया था। पिज्जा का डन है, वेरी गुड, शाबाश। कैफ, कैफुल वरा, इनका भी डन है। बरीरा का भी डन है, शाबाश। बहुत अच्छी बात है। देखियो मेरे बच्चों, बात सुनो। अ, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको काम नहीं करना। जो एमडी कैट का स्टूडेंट होता है ना, वो बहुत कॉन्शियस होता है अपनी चीजों के बारे में। उसको कहना नहीं पड़ता कि भाई पढ़ो, तुम किताबें लेकर बैठो। वो खुद ही इतना माशाल्लाह अच्छा अपने चीजों में होता है कि उसको पता होता है कि मैंने काम करना है। बस उसका कंफर्ट ये है कि उसको वो ट्रैवलिंग का जो एक डिस्टेंस है वो उसका बच गया है। या अगर वो आउटसाइडर था, किसी और शहर से था, तो वो यहाँ आके हॉस्टल लेता, वो सारी मुसीबतों से वो बच गया है। जो हम यहाँ फिजिकल क्लासेस में पढ़ा रहे हैं वही हम यहाँ ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं। उनका भी सिलेबस खत्म होगा वैसे ही, और वैसे ही आपका भी सिलेबस खत्म होगा। तो कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि वन टू वन इंटरेक्शन होती है और आपकी ऑनलाइन इंटरेक्शन होती है। और दूसरा ये है कि जो टेस्ट होंगे वो भी उनके भी वही होंगे और आपके भी उसी कैलिबर के ही होंगे, सेम लाइक, मतलब सेम उसका डिफिकल्टी लेवल होगा। तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपको घर पे रहकर लेजी नहीं होना। ठीक है ना? बस ये काम आप करते रहिएगा, तो फिर इंशाल्लाह आप छा जाएंगे। तहसीन का भी डन है। सो नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, दैट आर ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंदर एक टॉपिक है लाइक, ग्राफ में वो ये पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। मान लो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आपने अपवर्ड थ्रो किया है, और जब आपने इसको अपवर्ड थ्रो किया और ये हाईएस्ट पॉइंट पर गया और हाईएस्ट पॉइंट से वापस आया, ठीक है? तो बात ये है कि इस ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा बनेगा, कौन सा ग्राफ। डिफरेंट बातें पूछता है लाइक, वो आपसे पूछता है कि भाई बताएं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, और इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। मतलब डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्राफ कैसी होंगी इसकी, ये हमें बताना है। तो अब इसकी शेप्स कैसी होंगी, इसको हम स्टडी करेंगे। लाइक ये वाला ग्राफ हम मान लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वाला मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये वाला मान लेते हैं हम स्पीड टाइम ग्राफ,
और इसको ले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये वाला हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इन सारे ग्राफ्स की शेप्स कैसी बनेगी, अब हमने ये देखना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझने के लिए आपको समझना है कि एक ऑब्जेक्ट को जब आपने अपवर्ड थ्रो किया, उस टाइम उसकी स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा है या हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड ज्यादा होगी, मुझे बताइए जरा। स्पीड ज्यादा कहाँ होगी, स्टार्ट में या हाईएस्ट पॉइंट पर? स्टार्ट में। स्टार्ट में। तो यहाँ v होगा, यहाँ v होगा मैक्सिमम, इस पॉइंट पर v होगा मैक्सिमम, और यहाँ v होगा हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो। ऐसे ही है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर ऐसे ऐसे स्लो होते होते हाईएस्ट पॉइंट पर वो एक लम्हे के लिए रुक जाएगी, वहां स्पीड हो गई जीरो। सो ओके, गुड, शाबाश। तो इट मींस जब उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसका जो डिस्टेंस कवर करने की जो रेशो है वो कम होती जा रही है। शुरू में डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, आहिस्ता आहिस्ता वो कम कर रहा है। इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट बनेगा ग्राफ का, वो ऐसे बनेगा। अब ये देखें, ये क्या शो कर रहा है। मान लो यहां स्टार्टिंग में मैं इसको ले लेता हूं ए, और इस पोजीशन को मैं ले लेता हूं बी। ए से बी तक गया, ए से कहां पर गया, बी पर। तो जब ये ए से बी तक गया तो शुरू में तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस कवर कर तो रहा है लेकिन कम हो रहा है। और यहां दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, यहां ये एक लम्हे के लिए रुक गया है। ओके, अब जब वो वापस आने लगेगा, मुझे बताएं, जब वो वापस आएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? चलो शाबाश, जल्दी बताओ, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताएं, शाबाश। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। बट डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता। हमने पहला टॉपिक ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो क्या, मुझे एक बात बताएं, इसका ग्राफ नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। अब ये तो नीचे आता ग्राफ, तो इसका मतलब है डिस्टेंस कम हो रहा है, बॉडी वापस ओरिजिन की तरफ आ रही है। वापस ओरिजिन की तरफ नहीं आ रही, डिस्टेंस उसका कम हो रहा है। वो जब वापस ओरिजिन की तरफ आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होता है, डिस्टेंस कम नहीं होता। सो एक बात, दूसरी बात, शुरू में डिस्टेंस कम कवर कर रहा है बिकॉज शुरू में उसकी स्पीड कम है। जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड ज्यादा होती जाएगी तो डिस्टेंस भी ज्यादा कम होगा। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा फर्दर, वो फिर ऐसे बनेगा। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। ये ए टू बी, फिर ये वापस बी से ए तक ये वापस आ गया। ठीक है। अब आप देखें, मुझे एक बात बताएं, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप आपको क्या देती है? स्पीड। स्पीड। और स्पीड पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। स्पीड पॉजिटिव। इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसी तरह से स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका ये मतलब हुआ कि इस ग्राफ की स्लोप कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप जरा चेक करें, क्या इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? थ्रू आउट ऊपर ही जा रहे हैं ना, थ्रू आउट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने यही बात बताई थी ना कि आप लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहे हैं ना, तो स्लोप पॉजिटिव है। तो आप देखें, इफ यू आर हेयर और यू आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन टेकिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव। आप ऊपर जा रहे हैं, इट मीन थ्रू आउट इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां पर इसकी स्लोप तकरीबन क्या हो गई है, जीरो। यहां पर इसकी स्लोप हो गई है
जीरो। तो जहां स्लोप जीरो हो जाए बेटा वहां स्पीड क्या होगी? जीरो। जीरो। ना ना, एयर रेजिस्टेंस तो कंसीडर करनी ही नहीं है ना। एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो कहानी में बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल बातें हो जाती हैं। एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करनी। वो कब करते हैं? वो बहुत सादा से सिनेरियोज होते हैं और उसमें क्या नाम है, वो फिर एयर को कंसीडर करवाता है, अदरवाइज एयर हम कंसीडर नहीं करते। ओके। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा, ऊपर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा था ऐसे ही बढ़ रहा है। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर एक लम्हे के लिए रुक गया, यहाँ पर एक लम्हे के लिए रुक गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मुझे बताएं, जब हाईएस्ट से वापस आएगा तो अब इसकी कर्व डाउनवर्ड आएगी या अपवर्ड ऊपर जाएगी? वापस आते हुए डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या कम होएगा? डाउनवर्ड, गुड, शाबाश। कम। जब कम वापस होगा। आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इट मींस यहां से कर्व को नीचे आना है। अब यहाँ दो बातें हैं, कर्व ऐसे आएगी या ऐसे आएगी। तो अब हमें देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी, एम आई राइट? वेलोसिटी। ओके। यस। अगर वेलोसिटी देती है तो शुरू में जब ये वापस आ रहा होगा तो शुरू में वेलोसिटी की एक तो डायरेक्शन होगी रिवर्स, वेलोसिटी होगी नेगेटिव, तो स्लोप भी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। शुरू में वेलोसिटी कम है तो स्लोप कम होनी चाहिए। जैसे जैसे नीचे आ रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो स्लोप बढ़नी चाहिए। इट मींस अब हमारा जो फर्दर ग्राफ आगे एक्सटेंड होएगा वो इस तरीके से होगा, ऐसे। ये अब हमारा ग्राफ होगा। अब यहां पर देखें तो मान लो हमारे पास ये इस तरीके से है, जहां पर है ए, जहां पर है बी, और ये वापस ए पर आ गया। ठीक है। ओके। यहां पर इसकी स्लोप मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पर स्लोप क्या होगी बेटा? जीरो। तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? जीरो। आगे देखिए, स्लोप नेगेटिव होती जा रही है, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, स्लोप बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो यही शेप बनेगी किसकी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। क्वेश्चन कैसे आता है? वो आपसे शेप पूछता है कि बताएं भाई इसकी शेप कैसी बनेगी। अब हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। अच्छा, जब आपने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका, शुरू में स्पीड मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो गई? जीरो। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और वो कांस्टेंट होता है। इसका ये मतलब है कि हर लम्हे स्पीड में जो डिक्रीमेंट आ रहा है, लाइक कमी आ रही है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल आ रही है। ओके। और दूसरी बात है, अगर स्पीड में इंक्रीज आ रहा है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल आ रहा है, लाइक वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग। अब अगर मान लो इसकी स्पीड यहां पर है मैक्सिमम, यहां पर है वी मैक्सिमम, मान लेते हैं ये वी नॉट है, तो फिर यहां से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बल्कि हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बनी। ये स्ट्रेट लाइन क्या कह रही है कि स्पीड, इसकी स्लोप देखें, इसकी स्लोप है कांस्टेंट, यानी कि स्पीड में यूनिफॉर्मली कमी आ रही है, यूनिफॉर्मली कम हो रही है स्पीड। ओके। ये है पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला, दिस पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। अब जब हाईएस्ट पॉइंट से वापस आएगी तो मुझे बताएं इसकी ये जो लाइन है ग्राफ, ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? ऊपर की नीचे की तरफ। तरफ। चले जरा समझ ले। नीचे ना ये वैल्यू है नेगेटिव में, ये है मान लो माइनस वी नॉट, तो ये जीरो लाइन से नीचे जाएगा ग्राफ स्पीड का या ऊपर ही वापस चला जाएगा? अच्छा, अब समझे। अब ये ऊपर नीचे जाएगा। जाएगा इसका मतलब स्पीड नेगेटिव हो रही है। तो क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नो। नो सर। यस, यस, इज़ा ने बताया यहाँ कमेंट सेक्शन में। तो जब स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका ये मतलब हुआ कि जो ग्राफ की जो शेप है ये ऐसे डाउनवर्ड नहीं जा सकती, फिर ये किधर जाएगी? फिर भाई ये वापस आएगी। कहाँ वापस जाएगी सर? जहां से ये आई थी।
इस तरफ। ये हमारे पास ग्राफ बन गया, स्पीड टाइम ग्राफ। ये मान लो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, और ये वापस पोजीशन ए पर आ गया। तो ए पोजीशन पर हमने पढ़ लिया हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन में, जितनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना, जब वो वापस वहीं पहुंचता है तो उतनी स्पीड से ही वहीं पहुंचता है। तो लाइक उसी जगह पर उसकी स्पीड सेम होगी। यहाँ पर जो स्पीड है वही स्पीड यहाँ पर है, और बी पर उसकी स्पीड देखिए 0 हो गई है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर रुका ना एक लम्हे के लिए, तो स्पीड क्या हो गई? 0। गुड। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ये कैसा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लो ये पॉजिटिव वेलोसिटी है और यहां पर ये v नॉट है नेगेटिव में, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा, पहला पोर्शन तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ जैसा ही बनेगा, लाइक ए से बी तक यही स्ट्रेट लाइन आएगी। अब मुझे बी से आगे बताएं, वापस जब वापस आ रही होगी तो ये नेगेटिव साइड पर जाएगी वेलोसिटी का ग्राफ या नहीं जाएगा? जाएगा। यस, शाबाश इज्जा, शाबाश मेरे बच्चे। ओके, सो इसका फिर जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, वो ग्राफ इस तरीके से होगा। मान लो यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं इसको, चले ये बन गया हमारे पास ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मान लो इसकी ए पोजीशन है, यहां वेलोसिटी शुरू में मैक्सिमम थी, ये बी पोजीशन आ गई, यहां वेलोसिटी क्या हो गई? 0। और फिर आगे ये वापस ए पर पहुंचा है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी दोबारा ए पर मैक्सिमम हो गई है, लेकिन नेगेटिव में है। ये डाउनवर्ड ग्राफ शो कर रहा है, नेगेटिव में है। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, जो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? बताइएगा जरा, बोल के बता दें, शाबाश। सर क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन ये है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज? गुड, डिक्रीज कर रही है। ओके, डिक्रीज कर डिक्रीज। सही है। तो ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। प्लस जी होगा माइनस जी होगा? माइनस। माइनस जी। ओके, दूसरी बात, जब वो ऊपर से वापस आ रही होगी तो अब बताएं मुझे, उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। ये गलत बात पॉजिटिव। बोल दी ना, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। बट मुगल ने मेरी बात समझ ली और फौरन नेगेटिव कह दिया। क्या बात है, वेरी गुड। ओके, सर तो आपने कहा था देखिए कि भाई, जब आप कट हमने जाए तो इक्वेशन तो मोशन में पढ़ा है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड थ्रो करते हैं ना, थ्रू आउट द मोशन उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता है। रीजन क्या है? रीजन बताता हूँ। दो 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 तरीकों से रीजन बताऊंगा। एक तो इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, और दूसरा इसको ग्राफ से समझाऊंगा। पहले बात करते हैं कि रीजन इसकी नेगेटिव होने की क्या है। अच्छा, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारा होता है रेफरेंस वेक्टर। वी क्या होता है? रेफरेंस वेक्टर। जिसकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी उसको पॉजिटिव साइन देते हैं, और जिस वेक्टर की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होती है उसको कौन सा साइन देते हैं? नेगेटिव। ओके, अब देखिए जरा, अगर तो ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड फेंका, अपवर्ड जाते हुए इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी? ऊपर की तरफ थी ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर होता है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड होता है।
जब ये ऑलवेज डाउनवर्ड होता है तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है। एक्सेलरेशन जी है, इट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऊपर जाते हुए भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और नीचे आते हुए भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ये थ्रू आउट नेगेटिव है। ठीक है सर, पॉजिटिव कब लेते हैं? भाई मेरी बात सुनो, अगर तो बस ऐसे अपवर्ड थ्रो किया है और ऊपर जा रहा है और वापस आ रहा है तो थ्रू आउट नेगेटिव। फिर पॉजिटिव कब सर? देखें, जब आप ड्रॉप का केस पढ़ेंगे ना, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है या हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, जैसे हम प्रोजेक्टाइल में जाकर पढ़ेंगे ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ड्रॉप करेंगे तो अब ऊपर से फेंका ना, ऐसे ड्रॉप किया तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ऊपर फेंका है ना तो ऊपर जाते हुए भी नेगेटिव और नीचे आते हुए भी नेगेटिव। वजह क्या है? वजह है उसका इनिशियल वेलोसिटी जो कि रेफरेंस वेक्टर है। ये जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है ना, वहां पर एक लाइन लिखी हुई है, ये और भी जगहों पर लिखी होगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, अच्छा दूसरी बात सर ये फिर से समझ आया। जी, ये टॉपिक फिर से समझ दोबारा कर बता दूं बेटा? आया। यस। ओके, अच्छा अगर आप, मैंने ये कहा कि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है ना, तो इसको लेंगे पॉजिटिव। जो भी वेक्टर इसके ऑपोजिट होगा ना उसको साइन देते हैं नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी शुरू में बस लेते हैं तो वो अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डाउनवर्ड, इसको दे दिया साइन नेगेटिव। जब ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉडी वापस आ रही है तो अब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है ना, तो अब भी उसका साइन होगा नेगेटिव। ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कोई मसला नहीं, और समझे, दूसरे तरीके से समझे। अब ये जो ग्राफ है ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मुझे एक बात बताएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सबको पता है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, इस ये जो ग्राफ हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, इसकी इसकी स्लोप यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म है, लाइक इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, वो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरी बात, इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। क्या थ्रू आउट नेगेटिव है? यस। यस। तो थ्रू आउट ही एक्सेलरेशन है, नेगेटिव रहना है ना। वो तो ग्राफ भी हमसे यही कह रहा है कि स्लोप थ्रू आउट नेगेटिव, इसलिए एक्सेलरेशन भी थ्रू आउट क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, यहां हम ले लेते हैं प्लस जी और यहां हम ले लेते हैं माइनस जी। इसका ग्राफ बेटा अगर बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा। अब इसके अंदर इसके दो पार्ट कर लेते हैं। ये ए से बी तक भी नेगेटिव जी होगा और फिर बी से वापस ए तक भी क्या होगा? नेगेटिव जी ही होगा। जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे ना, जैसे हमने एक प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड थ्रो किया है, ये ऐसे जा रहा है, तो वहां भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और नीचे आते हुए एक्सेलरेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वहां भी आप थ्रू आउट नेगेटिव लेते हैं। आपने अगर एक वो प्रोजेक्टाइल का टॉपिक उसमें डेरिवेशंस वगैरह भी की होगी, तो वहां एक्सेलरेशन के साइन को नेगेटिव थ्रू आउट क्यों लेते हैं? इसी कॉन्सेप्ट से तो लेते हैं भाई। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत सादा सी बात है। तो वहां पर भी आपने याद रखना है कि ये थ्रू आउट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। गुड हो गया मेरे बच्चों? यस सर। शाबाश। नेक्स्ट बात करें, देखिए ये थे सारे ग्राफ्स। ये ग्राफ्स आपकी, ये शेप्स आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप? अच्छा, थ्रोन सिर्फ अप तक ले तो पहला पहला इसका पार्ट आ जाएगा। अगर सिर्फ थ्रोन अप तक का ग्राफ ले तो इन सब का पहला पहला पार्ट, समझ गए ना? अगर ड्रॉप्ड का केस ले ले तो फिर उसके केस में आपको देखना है कि कैसे बनेगा। लाइक ड्रॉप के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? तो शुरू में
जीरो, फिर जैसे जैसे नीचे आ रहा है, शुरू में स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता, तो अब इसका ग्राफ इस तरीके की बजाय ऐसे बनेगा फिर, ठीक है ना। वो आपको फिर देखना है, आप प्रैक्टिस बुक से देखिएगा, आपको वहां काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस तरीके के। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएंगे, हम लॉज ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली यूईटी 2017 में आया था, तो इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे पास एक ग्राफ है, मान लेते हैं ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये ग्राफ है आपके सामने, यहां पर वैल्यूज लिख लेते हैं। 0 है, 5 है, 10 है, 15 है और 20 है, और इधर वैल्यू है 10। आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताएं फाइंड टोटल डिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है डिस्टेंस कवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड आपसे पूछ लेता है इसकी एवरेज स्पीड आपसे पूछ लेता है। यहां से एक ही डायग्राम में इससे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे पूछ लेता है पॉजिटिव, कैमरा ऑफ पॉजिटिव नहीं कहते, आपसे पूछ लेता है एक्सेलरेशन। बताएं क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है मुझे। जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? किसी को याद है एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया फाइंड करनी यस, एरिया। टोटल डिस्टेंस 290 आ रहा है, 150 आ रहा है, लीजा का भी आ गया आंसर, और मोमिना ने भी आंसर दिया है एरिया, वेरी गुड, बट वेलोसिटी इज नेगेटिव सो एक्सेलरेशन विल आल्सो बी गुड, शाबाश, केयरफुल वरा, गुड। ओके, तो बच्चों ये मैं आपको करवा दूं या आपकी असाइनमेंट पे छोड़ दूं, आपको समझा दूं कैसे करना? लाइक मैं आपको पहले समझाता हूं कि इसको करना कैसे है, फिर आप मुझे बताएंगे कि मैं इसको यहां सॉल्व कर दूं आपके लिए, या मैं इसको आप पर छोड़ दूं। अब देखिए डिस्टेंस कैसे निकालना है। डिस्टेंस आपने निकालना है टोटल एरिया, और एरिया कौन सा होगा? ये वाला ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का एरिया निकालना हमने सीखा हुआ है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये 20 और ये 10, 30/2 15 और ये 10,
150 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये जिस बच्चे ने 150 निकाला है गुड है। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब आपने ग्राफ में देखना है कि स्पीड यूनिफॉर्म कहाँ है, तो यहां से लेकर मान लो यहां तक इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो इसका ये वाला एरिया बनेगा। अब ये जो एरिया है ये एक स्क्वायर टाइप बन रहा है, तो लेंथ इंटू विड्थ करके लाइक ये आ जाएगा 10 × 10 100 मीटर्स, तो इसमें 100 मीटर आ गया। उसके बाद दूसरा है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? देखिए, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिया 150 मीटर्स, और टोटल टाइम कितना गिवन है 20, 150/20, 0 से 0 आए तो ये 7.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ इस ग्राफ के अंदर आपको एक्सेलरेशन भी नजर आ रहा है और क्या नाम है रिटार्डेशन भी नजर आ रही है। तो एक्सेलरेशन पहले 5 सेकंड में है और रिटार्डेशन आखिरी 5 सेकंड में है, तो आपको चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इसकी स्लोप से आएगा, लाइक यहां से लेकर यहां तक। इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई, वाई एक्सिस पर वैल्यू है 10 - 0 10 है, और एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी है 5। आंसर इसका कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने सोल्व भी कर दिया भाई, अब तो मेरे ख्याल में जरूरत ही नहीं रही, है ना? हो गया ना सोल्व? क्या ख्याल है बच्चों, हो गया ना? Yes, sir. गुड, बहुत तेज है आप लोग, मुझसे ही करवा लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा है वो है लॉज ऑफ मोशन। ये हमारे ग्राफ के और भी बातें आती रहेंगी ग्राफ की, वो फिर जब नई नई चीजें आएंगी तो उनके ग्राफ के हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, हमारे पास है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के जो लॉज हैं उनके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट क्या है भला? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, until no net force acts on it. So this is basically, सर yes, सर जब एक्सेलरेशन जब फाइंड किया है तो डेल्टा टी 5 क्यों लिया है? yes, डेल्टा टी बेटा ये वाला इतना पार्ट है ना, तो इसका y एक्सिस की वैल्यू होगी ये 10 - 0, और डेल्टा टी जो है वो टाइम का है, यहां तक ये टाइम लेंगे, तो ये होगा हमारे पास 5 - 0 दैट इज 5। ठीक है, ओके। तो देखिएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ के हवाले से रेडिकल क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, और वो क्वेश्चंस कौन से हैं? लाइक क्वेश्चन आपसे पूछता है विच लॉ डिफाइंस फोर्स, कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करता है? तो वो है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है विच लॉ गिव्स क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स। एक होता है क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स, जैसे आपने क्वांटिटी मेजर कर ली, इतनी फोर्स है जनाब, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, ठीक है। और दूसरा होता है कि क्वालिटेटिव नेचर फोर्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स है भी कि नहीं है, ठीक है। तो वो कौन है? वो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, गिव्स गिव्स क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स। ओके, ये जो लॉ है इसका एक और नाम भी है, क्या बोलते हैं इसको भला?
लॉ ऑफ इनर्शिया। यस, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, जीते रहे। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बोलते हैं इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया के बारे में एमसीक्यू आ जाता होता है कि इनर्शिया क्या चीज है। और यहां से एक और भी चीज क्वेश्चन आता है कि मैस जो है उसका इनर्शिया से क्या रिलेशन है। हम कहते हैं मैस इज द क्वांटिटेटिव measure of inertia। जो मैस है वो इनर्शिया का क्वांटिटेटिव मेजर है। लाइक इनर्शिया जो है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। जिस बॉडी का मैस ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूव करना मुश्किल होता है, अगर वो मोशन में है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। ओके। अच्छा मेरे बच्चों, एक बात तो बताएं, इनर्शिया का यूनिट क्या होगा? नो यूनिट। है, पक्की बात है। सर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, प्रॉपर्टी इसलिए होगा। इसका कोई यूनिट नहीं। Yes, माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, क्या बात है भाई। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी, सो इट हैज नो यूनिट। शाबाश मेरे बच्चों, जीते रहो। ओके, अब लॉ ऑफ इनर्शिया से ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम नई स्लाइड पर आते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। यही लॉ ऑफ इनर्शिया से ही रिप्रेजेंट निकलता है ये वाला। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को, जिसकी वजह से आप डिफरेंट मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, आप अपने घर के जिस कमरे में बैठे हैं, आपसे मैं पूछूं कि भाई मुझे जल्दी से बताओ मस्जिद किस तरफ है, तो आप कोई ना कोई डायरेक्शन देंगे ना, सर इधर मस्जिद है। ठीक है, चले मैं पूछता हूँ आपके घर का गेट किधर है, बताइएगा जरा, शाबाश, हाथ करें, हाथ से करके बताएं, ऐसे खाली मत बैठे, हाथ से करके बताएं। यस, आपने कहा सर इधर है, बिल्कुल सामने है। ठीक है, ऐसे ही कहा ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ना, वो कहां से ले रहे हैं? अपने रूम से ले रहे हैं। सो योर रूम इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और बात, अगर आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट चीजों को लोकेट कर रहे हैं, उनकी पोजीशन बता रहे हैं, तो गाड़ी आपका क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप बस के अंदर हैं, बस क्या है? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप ट्रेन के डब्बे में हैं, ट्रेन का डब्बा आपका क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब आप जिस जगह पर है ना, वो जगह आपका क्या कहलाती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस सर, जहां ऑब्जर्वर प्रेजेंट होता है वो रेफरेंस होता है। यस, शाबाश मेरे बच्चे। अब्दुल रहमान, नाइस टू सी यू। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितनी टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। एक होता है हमारे पास इनर्शियल इनर्शियल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा कौन सा हुआ? नॉन इनर्शियल। यस, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस and the other one is non-inertial frame of reference। नॉन इनर्शियल। अब हम ये समझते हैं कि इनमें फर्क क्या है। तो बेटा फर्क बहुत सादा सा है।
जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करेगा, वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? Inertia. इनर्शियल, यस। फर्स्ट लॉ होल्ड। और दूसरी बात, इसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा। आप जिस कमरे में है, क्या वो कमरा मूव कर रहा है? नहीं ना कर रहा। तो आपका जो रूम है ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लो एक आप एक बस में है और बस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। इट मींस आपकी बस जो है वो आपका कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बिकॉज उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। लाइक जब हम कहते हैं कि नॉन एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इसके दो मतलब होते हैं। बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। और बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। यानी कि वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, इन इक्विलिब्रियम। ओके। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल्स हमने वैसे देख तो ली हैं, लेकिन एक एग्जांपल जो बड़ी फेमस है, जो अक्सर पूछी जाती है, वो है अर्थ के बारे में। अर्थ बताओ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल? inertial. यस। Inertial. अर्थ के बारे में जब भी जनरल बात करेगा ना, तो अर्थ हम अपने अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, तो हमें अर्थ कभी मूव करती हुई महसूस नहीं हुई। तो हम अपने अकॉर्डिंग जब बात करते हैं ना नॉर्मली, तो हम अर्थ को लेते हैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करेगा? No. जी, लॉ No. ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड्स। एक बात। दूसरी बात, क्या ये एक्सेलरेटेड होता है या नॉन एक्सेलरेटेड होता है? Accelerated. एक्सेलरेटेड। यस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लाइक इसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो होगा। गाड़ी, आप एक गाड़ी में है जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट मींस आपका जो गाड़ी है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, इस पक्के में एक एग्जांपल आती है अर्थ के हवाले से, लेकिन वहां वो एक वर्डिंग यूज करता है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ये लफ्ज आपको मिल जाए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग का, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अदरवाइज हम उसको इनर्शियल ही ले रहे होते हैं। सो यहां तक हम अपना लेक्चर रखते हैं, टाइम हो गया है। तो इंशाल्लाह हम इससे आगे सेकेंड लॉ और उसके अंदर फोर्स की बहुत सारी बातें और न्यूटन थर्ड लॉ और फिर मोमेंटम वगैरह को डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह अब वो हमारा गालिबन ईद के बाद ही होगा। तो आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। खूब अच्छी हेल्दी डाइट सर आप लीजिएगा, ठीक है? और
अपनी सर दुआओं में आपका याद भी। रखिएगा। कल क्लास नहीं सर होनी। आपको भी। थैंक यू सो मच। कल मुश्किल है मेरे बच्चे, कल नहीं होगी। मुश्किल क्या है, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, थैंक यू मेरे बच्चे, क्लासेस यहाँ कल ऑफ हो रही है ना एकेडमी में। बच्चों ने दूर दूर जाना होता है, बच्चे बहुत दूर दूर से आए होते हैं, तो फिर उनको एक दिन पहले ऑफ करना जरूरी होता है ताकि वो अपने घरों में पहुंच सकें खैरियत से। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ऑफिस।